नमस्कार दोस्तों, गोलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार और कैसे हैं आप लोग। इकोनॉमी की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। ये तीसरा वाला क्लास होगा इकोनॉमी का। मैं आपको बताते चलूं कि ये सिविल सर्विसेज के विद्यार्थियों के लिए है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या फिर मुख्य परीक्षा हो। पूरी तरह ट्रेंड एनालिसिस पर आधारित जो है ये नोट्स बनाया गया है। ठीक ना भैया, मेरी आपसे सिफारिश है कि नोट्स आप देखते चलिए, क्लास देखते चलिए, नोट्स अपना बनाते चलिए। वो आपका मैटर होगा, वो आपका कंटेंट होगा, वो आपकी बुक होगी। फिर चूंकि ये इकोनॉमी जो होता है ना भैया, एक स्टैटिक पॉइंट होता है, दूसरा डायनेमिक पॉइंट होता है। हम आपको दोनों पढ़ाएंगे, लेकिन क्या है कि हमेशा हम आप लोग उपलब्ध नहीं रहेंगे। आप चाहे जब जो है चाहें तो बजट, इकोनॉमी सर्वे इत्यादि के माध्यम से, नई नई रिपोर्टों के माध्यम से इसमें अपने नोट्स में एड ऑन कर सकते हैं। इसलिए जैसे ड्राफ्टिंग की गई है, जैसे एनालिसिस की गई है टॉपिक की, उसी प्रकार एज इट इज आप जो है अपने नोट्स में लिखते चलें। आते हैं फिलहाल जो है अपने क्लास पे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा, उसके प्रकार, या फिर जो है उत्पादन के आधार पर जो है अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो उत्पादन या सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को हमने तीन प्रकार में डिवाइड किया था। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हमने पूरा देख लिया है। पिछला वाला वीडियो आप देख करके ही ये वाला वीडियो आप देखें तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हमने डिटेल से बताया है, फिलहाल थोड़ा सा ये जान लीजिए। हालांकि अर्थव्यवस्था की परिभाषा हमने दिया था कि किसी राष्ट्र के द्वारा अपने नागरिकों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए धन को केंद्र में रख करके सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई गई जो व्यवस्था होती है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो होता है वो सिद्धांत होता है, उसी का प्रायोगिक या व्यवहारिक जो रूप होता है वही क्या होता है, अर्थव्यवस्था होता है। तो आई होप आपको अर्थव्यवस्था की परिभाषा पता ही हो गई होगी। फिलहाल पिछला वाला वीडियो देखेंगे तो पूरा क्लियर कट हो जाएगा। प्रकार में सारा कुछ हम देखेंगे, तीन चार प्रकार से देखे थे। हालांकि हम पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था देखे हैं, उत्पादन या सरकार की भूमिका के आधार पर उसको हल्का सा रिविजन कर लेते हैं। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसी को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फिर मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। ये इसका जो विचार है वो एडम स्मिथ ने दिया था। दी वेल्थ ऑफ नेशन उनकी पुस्तक थी, 1776 में प्रकाशित हुई थी। उसी पुस्तक में इसका विचार उन्होंने दिया था। अहस्तक्षेप की नीतियां, मतलब उनका कहना है कि सरकार आर्थिक गतिविधियों के मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे। तो यहां पर मैं शॉर्ट में रिवीजन करा देता हूं कि जो भौतिक संसाधन होते हैं उस पर निजी प्लेयर का जो है स्वामित्व होता है। लाभ के लिए या लाभ पर आधारित ये अर्थव्यवस्था होती है। मांग, पूर्ति या कीमत जो होती है बाजार शक्तियों पर निर्भर करती है। अहस्तक्षेप नीति पर काम करती है। निवेश यहां पर अच्छा खासा जो है मिलता है देखने को। प्रतियोगिता ठीक ठाक, चूंकि निजी प्लेयर ज्यादा होंगे तो प्रतियोगिता आपका ज्यादा देखने को मिलेगी। ऐसे जब निजी प्लेयर ज्यादा होंगे, उत्पादन ज्यादा किया जाएगा, उत्पादन में विविधता होगी, गुणवत्ता होगी, तो वहां पर उपभोक्ता बाजार क्रिएट होगा। ठीक है ना। विकसित देशों में ये ज्यादातर पाई जाती है। हालांकि इसकी हमने आलोचना भी की थी कि चूंकि ये लोक कल्याण को जो है फोकस नहीं करती है, यहां पर आय असमानता दिखती है, यहां पर जो है फंडामेंटल राइट जो है असुरक्षित होते हैं। तो ये सब कुछ मिला जुला करके हमने इसकी आलोचना की थी। पिछला वाला वीडियो देखेंगे, सारा कुछ आपका क्लियर कट हो जाएगा। आते हैं फिलहाल आज जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसको जो है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था या सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है ना भैया, इसको आराम आराम से देखते हैं। यहां से आपका मेंस का क्वेश्चन बार बार प्री का क्वेश्चन पूछा गया है। विचार इसका किसने दिया था, तो विचार इसका कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसका, समाजवादी अर्थव्यवस्था का। अब इसको जरा सुनना जरा कि जो भौतिक संसाधन, यहां पे देखिए, जो भौतिक संसाधन निजी प्लेयर का जो है स्वामित्व है, लेकिन यहां पर जो भी भौतिक संसाधन होंगे ना भैया, यहां पर भौतिक संसाधन पर जो है सरकार का नियंत्रण होगा या किसी केंद्रीय प्राधिकरण या केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण होगा। ठीक है। और जो भी आर्थिक गतिविधियां की जाएंगी वो सरकार के जो है नियंत्रण में की जाएंगी। कितना उत्पादन करना है, किसका उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, सरकार के हस्तक्षेप के माध्यम से होगा। ठीक है ना। तो थोड़ा सा पढ़ के इसको सुनाते हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक गतिविधियों या आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण केंद्रीय प्राधिकरण या सरकार के द्वारा किया जाए तथा भौतिक संसाधनों पर केंद्रीय प्राधिकरण या सरकार का नियंत्रण हो, ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। मतलब कि सरकार यह निर्धारित करती है कि किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, ताकि उपभोग के लिए पर्याप्त हो। उपभोग मतलब कि जो आप प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, किसी वस्तु को उपभोग करते हैं। अर्थात यह अर्थव्यवस्था स्वतंत्र नहीं होती है, ध्यान में रखिएगा। यहां पर अर्थव्यवस्था स्वतंत्र थी। एडम स्मिथ ने अहस्तक्षेप की नीति दिया था, मतलब कि सरकार से यह बोला था या सरकार को यह मतलब कि सुझाव दिया गया कि सीधी सी बात है कि आर्थिक गतिविधियों पे जब आप नियंत्रण रखेंगे ना, तो स्वतंत्र तरीके से व्यवहार नहीं करेंगी, स्वतंत्र तरीके से काम नहीं करेंगी, तो इससे आपका लॉस होगा। लेकिन यहां पर जो अर्थव्यवस्था होती है, यहां पर सरकार का नियंत्रण होता है, अर्थात सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से
हर आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित रखा जाता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था या केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट इकोनॉमी कहलाती है। ठीक है ना भैया। समाजवादी अर्थव्यवस्था या सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं तो इसमें कुछ पॉइंट और हैं जो इसकी विशेषताओं को इंगित करते हैं। यह सामाजिक कल्याण पर आधारित होती है। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर सरकार जो भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण रखती है ना, वो समाज के कल्याण के उद्देश्य से रखती है। ठीक है, यह सामाजिक कल्याण पर आधारित अर्थव्यवस्था होती है। संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवादी शब्द, ध्यान में रखिएगा कि जो आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है, इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। समाजवादी शब्द इसलिए जोड़ा गया कि ताकि अपनी जो इंडियन इकोनॉमी है ना, वो सामाजिक कल्याण पर आधारित हो, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर आधारित हो। ठीक है ना, इसीलिए जो है आपका समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ठीक है भाई। और तीसरा है कि यह मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। जायज है कि भाई सामाजिक आर्थिक कल्याण होगा जो संविधान का एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में भी आता है, तो यहां पर मौलिक अधिकारों का भी संरक्षण हो सकेगा। क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में निजी प्लेयर नगण्य होते हैं, जिसके कारण प्रतियोगिता का अभाव होता है। अच्छा, जहां पर निजी लोग या फिर प्राइवेट व्यक्ति ज्यादा आएंगे, निवेश ज्यादा आएगा, तो वहां पर जायज है कि प्रतियोगिता का क्या होगा, वहां पे प्रतियोगिता होगी। लेकिन यहां निजी प्लेयर आ ही नहीं रहे हैं, यहां पर नगण्य है वो चीजें, तो जायज है कि यहां पर प्रतियोगिता का अभाव होगा। और प्रतियोगिता का अभाव होगा तो गुणवत्तापूर्ण जो है या फिर विविधतापूर्ण उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो विविधतापूर्ण उत्पादन नहीं हो पाएगा तो जो उपभोक्ता है अपनी रुचि के, अपनी इंटरेस्ट के वस्तुओं की खरीदारी नहीं कर सकते हैं। खैर, ये इसका ड्रॉबैक मैं बता रहा हूं आपको। तो कह रहा है कि चूंकि इस अर्थव्यवस्था में निजी प्लेयर नगण्य होते हैं, जिसके कारण प्रतियोगिता का अभाव होता है। इस अर्थव्यवस्था में ना तो उत्पादन कंपनी इच्छानुसार का उत्पादन, इस अर्थव्यवस्था में ना तो उत्पादक, ध्यान से सुनिएगा, जो उद्योगपति है, ना तो उत्पादक अपनी इच्छानुसार उत्पादन कर सकता है और ना ही उपभोक्ता अपनी रुचि एवं संतुष्टि के अनुरूप वस्तुओं का चयन कर सकता है। ठीक है ना, जैसे चयन का अधिकार आर्टिकल 21 का पार्ट है, तो फंडामेंटल राइट थोड़ा बहुत यहाँ से धूमिल होंगे ही, लेकिन ज्यादातर भाई सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे अगर फोकस किया जाएगा तो कुछ हद तक जो है ज्यादातर आपके फंडामेंटल राइट सुरक्षित हैं। ठीक है। और एक चीज ये भी है कि जैसे सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी, मतलब कि 1991 में सोवियत संघ का जो विभाजन हुआ उससे पहले, तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक बेहतर उदाहरण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, दो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, थोड़ा सा इसी से रिलेटेड, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, दूसरी साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या कहती है कि जो भौतिक संसाधन हो उसमें सभी नागरिकों का समान वितरण होना चाहिए उस पर। ठीक है ना। हमारा एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 39 बी और सी, और डीपीएसपी का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। उसमें कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि भौतिक संसाधनों का सम वितरण करे, केंद्रीकरण ना हो। ठीक है ना। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था का कुछ डायमेंशन है वो भारत के संविधान में भी है, चाहे वो डीपीएसपी में देखें या फिर फंडामेंटल राइट में भी देखें, इन सब सारी चीजों में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो यहां पे कह रहा है कि भाई भौतिक संसाधनों का सम वितरण होना चाहिए, मतलब कि सभी नागरिकों में समान वितरण होना चाहिए, ऐसी समाजवादी अर्थव्यवस्था कहती है। वहीं पे एक साम्यवादी शब्द आता है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता अनुसार कार्य लिया जाए। यहाँ पे दुनिया सुनिएगा ध्यान से कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता अनुसार काम कार्य लिया जाए और आवश्यकता अनुसार उसे प्रतिफल दिया जाए। समझ में आई ना बात। यहां पे प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता अनुसार काम लिया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को अगर मान लीजिए गेहूं देना है तो 5-5 किलो सबको दिया जाएगा, 5-5 किलो सबको दिया जाएगा। यहां पे कहना है कि अगर किसी की स्थिति सही है तो उसको 5 किलो गेहूं ना देकर के 2 किलो भी गेहूं दिया जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि उसकी क्षमता अलग है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता अनुसार तो काम लिया जाएगा, लेकिन आवश्यकता अनुसार उसे प्रतिफल दिया जाएगा। जैसे चीन की अर्थव्यवस्था 1985 में कुछ जो है साम्यवादी अर्थव्यवस्था की भांति व्यवहार करती थी। नेक्स्ट आपका है उसी उत्पादन या सरकार की भूमिका के आधार पर जो अर्थव्यवस्था हमने विभाजन किया था, पूंजीवादी, समाजवादी, और एक लास्ट में जो हमने डिवाइडेशन किया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी, जो भारत सरकार के द्वारा अपनाई गई है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसको कौन अपनाया है? भारत सरकार ने अपनाया है। ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्या आखिर होती है। सीधी सी बात, एक ऐसे देश जिसको जो है पूंजीवाद की भी जरूरत हो और समाजवाद की भी जरूरत हो, ऐसी दोनों अर्थव्यवस्था की जब जरूरत पड़ती है, दोनों के जो है गुणों को, दोनों के लक्षणों को मिला करके अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन करना क्या कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाती है। सीधी सी बात है कि पूंजीवादी में आपने देखा कि यहां पर लाभ पर आधारित थी, प्रतियोगिता ज्यादा थी, निवेश ज्यादा था, है ना, उत्पादन गतिविधियां ज्यादा थी, और सारा एफडीआई यहाँ पे ठीक ठाक आता है, ग्लोबलाइजेशन जैसा व्यवहार करता है, प्राइवेट जो एलपीजी मॉडल है वो इस पर आधारित है, जो लोक कल्याणकारी मॉडल है वो जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है। तो भैया हमको वैश्विक प्रतियोगिता में भाग लेना है, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था है, तो जायज है, पीपी के आधार पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ती है, तो उसको जायज है कि एक पूंजीवादी गुण तो चाहिए ही, लेकिन भारत में गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण और असमानताओं को दूर करने के लिए समाजवादी गुण भी चाहिए।
तो दोनों को मिला करके जिस अर्थव्यवस्था को हमने जो है अपनाया उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो यही कह रहा है कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लक्षणों को मिला करके जो अर्थव्यवस्था तैयार होती है वो मिक्स्ड इकोनॉमी तैयार होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोनों के गुण पाए जाते हैं इसमें, ठीक है, कौन, पूंजीवादी और समाजवादी। अर्थात इसमें निजी या व्यक्तिगत के साथ साथ सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र दोनों की भागीदारी होती है। कुछ आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण होता है तो कुछ आर्थिक क्रियाओं पर बाजार प्रणालियों पर छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना भैया। अब अगर मैं कहूं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी विशेषताएं, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा जो अपनाई गई इकोनॉमी है उसकी विशेषताएं तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो लाभ और कल्याण दोनों का उद्देश्य की पूर्ति ये करती है, मतलब कि यहां पर प्रॉफिट पे भी काम करती है और वेलफेयर पे भी काम करती है, ठीक है ना। फिर दूसरा है कि यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व दोनों इसमें शामिल होता है। तीसरा है कि आर्थिक नियोजन, जैसे हमने जो अपनाया है मिक्स्ड इकोनॉमी, इसमें हम पंचवर्षीय योजना वगैरह देख रहे थे ना, 1951 से ला गई। तो इसके अलावा जो हम योजना आर्थिक नियोजन, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जो है 1947 में विकसित भारत का एक संकल्प या नियोजन या फिर योजना बना के रखी है, तो ये सब सारी चीजें जो आर्थिक नियोजन हम बनाते हैं वो भी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी का जो है एक बेहतर लक्षण है। फिर सामाजिक आर्थिक कल्याण को ये प्रोत्साहित करता है। सार्वजनिक क्षेत्र पर भार कम, भाई निजी प्लेयर भी इसमें शामिल है ना, पूंजीवादी भी शामिल है, समाजवादी भी शामिल है। तो पूंजीवादी में निजी प्लेयर शामिल होने के कारण जो है, पूंजीवादी में जो निजी प्लेयर शामिल होते हैं तो उसी निजी प्लेयर के शामिल होने से सरकार के जो भार हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि निजी क्षेत्र के पास उपलब्ध सार्वजनिक क्षेत्र का भार कम हो जाता है, चूंकि निजी प्लेयर की भूमिका है। फिर कह रहा है कि निजी क्षेत्र के पास उपलब्ध पूंजी, तकनीक और प्रबंधन क्षमता का लाभ उठाने का अवसर हमको मिल जाता है। भाई निजी क्षेत्र के पास जाया जाए कि ठीक ठाक जो है इनके पास तकनीक होगी, क्षमता होगा, प्रबंधन होगा, है ना, पूंजी होगी, तो इनका हम लाभ उठा सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अनुकूल होता है। गरीबी बेरोजगारी की समस्या को हल करने में भी मददगार होता है, चूंकि एक गुण है इसमें समाजवादी का भी, ठीक है ना भैया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भारत सरकार के द्वारा मिक्स्ड इकोनॉमी को या मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया गया, तर्क संगत अगर आपको व्याख्या करनी हो तो कौन कौन से डायमेंशन आप डाल सकते हैं जो मेंस के डायमेंशन से के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आना ही आना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो भारत के द्वारा क्यों मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया, तर्क संगत हमको अगर व्याख्या करनी हो तो पहला पॉइंट है कि आर्थिक लाभ के साथ साथ सामाजिक कल्याण के अनुरूप होने के कारण इसको अपनाया गया मिक्स्ड इकोनॉमी को। फिर निजी क्षेत्र के संसाधन, तकनीक, प्रबंधन क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए अपनाया गया। तीसरा है वैश्विक प्रतिस्पर्धा के चूंकि अनुकूल ये दिखाई पड़ता था, इसलिए भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया। भारतीय संविधान के सामाजिक आर्थिक कल्याण, मतलब कि जैसे प्रस्तावना में समाजवादी, डीपीएसपी में जो है अनुच्छेद 38, 39A और बी, है ना, इसके अनुरूप है तथा आर्थिक लोकतंत्र को प्रोत्साहित करती है ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसलिए हमने अपनाया। फिर सरकार पर भार को कम करने, चूंकि निजी प्लेयर की भी भूमिका बढ़ जाती है और निजी प्लेयर सरकार पर भार जो है कम कर देते हैं, इसलिए जो है हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। फिर उत्पादक वर्गों को अपनी इच्छा अनुसार जो है उत्पादन करने और उपभोक्ताओं को अपनी रुचि के अनुसार उत्पादों का चयन करने की भी स्वतंत्रता मिल जाती है, इसलिए हमने अपनाया, ठीक है ना भैया। फिर कह रहे हैं कि अन्य बातों के अलावा योजना आधारित विकास मॉडल के साथ साथ तालमेल एवं औपनिवेशिक सरकार के शोषण की रिकवरी करने के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी को जो है हमने चुनाव ज्यादा तर्कसंगत समझा, इसका जो है चुनाव करना ज्यादा तर्कसंगत समझा। भाई यहाँ पे कह रहा है औपनिवेशिक सरकार, जो अंग्रेज हमें लूट कर ले गए थे ना भाई, बार बार जो है दादा भाई नौरोजी ने कहा कि आर्थिक हमारा शोषण हुआ है, धन लूट कर जो है अंग्रेज ले गए हैं, तो जो हम कंगाल हो गए थे, आर्थिक शोषण जो हमारा हुआ था उसकी रिकवरी के लिए हमको जो है मिक्स्ड इकोनॉमी की आवश्यकता थी, मतलब निजी प्लेयर और जो है सरकारी प्लेयर, दोनों प्लेयर की जरूरत थी। तो आते हैं जरा हम मेंस के क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। एक कह रहा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करिए, तो ये आपको राइट डाउन करना है। फिर कह रहा है कि मिश्रित आदि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, भारत द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाए जाने के पीछे क्या कारण निहित हैं, तर्कसंगत व्याख्या आपको करनी है। तो ये आपका जो है सरकार की भूमिका या उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कंप्लीट हुआ। यहां से भरपूर जबरदस्त क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई होप आपको जो है पूरा क्लियर कट हो गया होगा कि पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, जितने भी डायमेंशन है सारा कुछ हमने क्लियर कट कर दिया। कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।